वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज की अपनी डेट जो है वो 6 नवंबर है और आज है हमारा मंडे। अब मंडे से रेगुलरली हम लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे। अक्टूबर महीने का जो वीकली करंट अफेयर्स था वो भी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके पूरा अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है आप सभी लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। सो ये नेसेसरी है कि आप डेली डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहो। और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट की अपडेट और वो सारी चीजें जितनी भी हैं वो सब हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी ये जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपका डेली अपलोड होता रहेगा, आप लोग इसको भी पढ़ते रहिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये है हमारा नंबर्स। इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। जो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा इन नंबर्स पे कॉल करके आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ये आप नंबर ले सकते हो। होगा तो बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो बेटा बहुत फायदा होगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से अपने को क्या होता है ना कि हम लोगों को बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो भी न्यू न्यू अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और ये है हमारे आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिसमें सबसे पहले है पार्टीज का चुनावी बॉन्ड है फिर भी पार्टीज की जो आय है वो वृद्धि उसमें होती जा रही, क्योंकि इलेक्शंस का समय आ रहा है। दूसरा, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। देन है यूपीएससी ने अभी स्टेट पुलिस चीफ्स के लिए जो अपॉइंटमेंट करी है उसमें रूल्स के ऊपर। फिर है यूएस और इजराइल के रिलेशन और एआई और कॉपीराइट। तो सबसे पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं। आप सभी को मैंने कई बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में समझाया, राइट, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आप लोग जानते ही हो कि एक चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वो तो है ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि हमने ये सोचा था कि चुनावी बॉन्ड अगर रहेंगे तो उससे बहुत ही क्लीन मनी प्रमोट होगी। क्लीन मनी से मेरा अर्थ है कि आराम से हम लोग इजीली जो है वो जो भी इनकम जनरेट होती है पॉलिटिकल पार्टीज की वो हमें इजीली पता रहेगी। इसी पर्पस के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया था अभी की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन्होंने। लेकिन अब हुआ क्या है कि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं फिर भी इनकम जो हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की उसमें कुछ ऐसा राइज देखने को मिल रहा है जो कि अनयूजुअल सा है, अनकॉमन सा है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इस पूरे के अंदर। अब जो इस योजना में जितने भी बॉन्ड यहाँ पर इशू किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, आप कह लो चंदा रूप में कह दो, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ सत्यापित खाते मतलब वेरीफाइड अकाउंट्स के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करा सकते थे। एसबीआई में हम लोग इसको इजीली जमा करवा सकते हैं और वहीं से पूरी प्रोसेस फॉलो अप किया जाता है। अब बात यह है कि भाई जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है इसमें कुछ इश्यूज आए हैं। इस पूरी स्कीम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने को देखने को मिली है। अब इस पूरी प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अस्पष्ट है। जो ये पूरा जितना भी हमें चुनावी बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं ये काफी ना अनयूजुअल से है। सबसे पहला तो क्यों, क्योंकि जब भी आप इसमें कोई भी डोनेशंस करते हो तो वो डोनेशन सब कैसी होती है, एनोनिमस। एनोनिमस से मतलब होता है कि आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, गुमनाम होता है। तो उससे क्या होता है कि अब किसने पैसा दिया है ये नहीं पता होता। इतना तो पता होता है कि भाई किसके अकाउंट में गया है, अकाउंट तो पता है किसके गया है, लेकिन किसने इतना अमाउंट दिया है दैट इज अननोन। साथ ही साथ राइट टू नो, अब हमें भी तो अधिकार होता है ना कि भाई हमें भी तो अधिकार है कि किस पर्सन ने कितना डोनेशन दिया है, हमारे पास भी तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमारे राइट टू नो का पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। राइट टू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में रिटन है, राइट। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे तो फिर अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी पर्सन जिसको पता है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अगले बार फिर से इलेक्शंस में खड़ी होगी तो वो जीतेगी ही जीतेगी,
उससे अपना काम निकलवाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, अपना टेंडर पास करवाने के लिए या अपनी किसी भी इस तरीके की चीजों को वो इजीली करवा देते हैं। तो बिजनेसमैन जो है वो यहाँ पर बहुत इजीली इस पूरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट भी काफी सारे आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए ये बोला गया कि भाई जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स रहते हैं ये राजनीतिक दलों को असीमित और गुमनाम जो है रखते हैं, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो इंक्रीज होता है। हमें नहीं पता कि इस XYZ बिजनेसमैन ने या इस XYZ कंपनी ने कितना ज्यादा फाइनेंशियल प्रमोशन यहाँ पर अपने फायदे के लिए किया है। तो बेसिकली बात ये है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी का, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं। ये तो पता चल गया कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग कितनी है, चलो इससे ये तो हमें ट्रांसपेरेंसी हो गई कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है वो इतने अमाउंट की है, चलो वो क्लियर हो गया। लेकिन किसने फंडिंग यहाँ पे दी है वो ही जब तक क्लियर नहीं होगा तो सिचुएशन कैसे इंप्रूव होगी। तो वो चीज क्लियर यहाँ पर आज भी नहीं हुई है, समझे बात को। सो ये इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है। और पॉलिटिकल पार्टी की इनकम यहाँ पर अभी तक तो उसके अननोन सोर्सेज बोले गए हैं कि जितना भी अभी सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, मेजरली जो फैक्टर आता है वो कहाँ से लेकर के आया जाता है, वो आता है जो भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन और भी यहाँ पर सोर्सेस रहे हैं इनकम के, बट दैट इज अननोन इन नेचर। और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जितनी भी इनकम होती है उसको हम दो तरीके से जानते हैं। एक होती है नोन, जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस फंडिंग के थ्रू आती है, जो हमें क्लियरली दिखती है। और एक होती है अननोन, जो कि यूजुअली कैसे आएगी, वो एक करप्शन के थ्रू ही आएगा। अब वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी है, अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पूरा उस चीज को चेक रखता है। अननोन में किसी भी तरीके के इनकम का सोर्स जो है वो हो सकता है, राइट। अब यही है कि इसमें हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी काफी इंक्रीज करनी पड़ेगी। रेगुलेशंस जो भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अब जो भी यहाँ पे फाइल करने वाले हैं, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। अभी तक इस पे क्लियरिटी है, लेकिन मैं वही बोलूंगी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी हमको आज भी देखने को नहीं मिलती है इतने सालों के बाद भी। जबकि इसको आए हुए काफी टाइम हो गया है, ऐसा नहीं कि अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुआ है, को बहुत टाइम हो चुका है। प्लस इसका ऑडिटिंग होना प्रॉपर बहुत जरूरी है, प्रॉपर इन द सेंस की प्रॉपर टाइम पे ऑडिटिंग होना जरूरी है, जो कि अभी तक होता नहीं है। ऑडिटिंग आप लोगों को पता है हमें कौन करते हैं, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से 151 तक इनके बारे में लिखा हुआ है, जिनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेजेंटली हमारे CAG जो है वो है GC मुर्मू, जिनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट है, सीक्रेसी हटाने की जरूरत है, लीगल कंसर्न्स को ध्यान रखने की जरूरत है। तो बेसिकली बात यही है इसके अंदर, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके बाद यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। देखो भाई, यूनेस्को के बारे में हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनेस्को की एक टॉपिक है दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। ये चीज हम कई बार पढ़ चुके हैं। भारत के अंदर 42 साइट्स हो चुकी है, और उन 42 साइट्स के बारे में जब जब दो ऐड हुई है, लास्ट 40 थी, उसके बाद दो ऐड एक साथ हुई हैं कुछ टाइम पहले ही, उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही यूनेस्को का एक और इनिशिएटिव है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्रिएटिव सिटीज का मतलब होता है यूनेस्को ने अपना एक अलग से नेटवर्क निकाला हुआ है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव सिटीज। क्रिएटिव सिटीज का मतलब है कि कुछ ऐसी कंट्रीज, एक कुछ ऐसी सिटीज जो कि बहुत अच्छे से हमारे म्यूजिक, लिटरेसी, इन सब में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो ये जो है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क करके एक पूरा प्रोसेस रहता है। और ये जो है अभी तक 55 सिटीज ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि फोक आर्ट्स, मीडिया, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, क्राफ्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक में एक्सेल करती हैं। गैस्ट्रोनॉमी से यहाँ पर मतलब है फूड के लिए, जैसे अपना हैदराबाद जो कि ऑलरेडी इसमें एडेड है, राइट। इंडिया में यहाँ पर काफी सारी सिटीज जो है वो ऑलरेडी एडेड है। अब हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि यूनाइटेड जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसका काम क्या है। और अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि केरला का कोझिकोडे, इसे कई बार अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से भी जाना जाता है, कोजिओडे, मतलब अलग अलग जगह की प्रोनाउंसिएशन है। हम नॉर्थ इंडिया के हैं,
तो नॉर्थ इंडिया की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैं कोझिकोडे पढ़ूंगी इसको, आप भी इसको ऐसे ही कर सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश का ग्वालियर आप सभी लोग जानते हैं, काफी फेमस जगह है ग्वालियर। तो ये ऐड किए गए हैं हमारे क्रिएटिव सिटीज के टॉपिक में। क्रिएटिव सिटीज का बेसिकली सीधा मीनिंग यही है कि ऐसी कोई सिटीज जिसने एक्चुअली में अपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया में कुछ तो क्रिएटिविटी ऐसे दिखाई हो, और वो क्रिएटिविटी हमें फायदा दे रही है। ठीक है, फायदा देने का मतलब है यहाँ पर कि वो अच्छे से बहुत एक नया पर्सपेक्टिव लेकर के आई हो, कुछ उसने नया रखने की यहाँ पर एक तरीके से कोशिश की हो। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं ऑलरेडी एडेड है हमारे इंडिया की सिटी में। अगर मैं स्पेशली बात करूं, इंडिया की कौन सी ऐसी सिटीज हैं जो ऑलरेडी एडेड हैं इसके अंदर, ये हमको पता होना चाहिए। कोझिकोडे एंड ग्वालियर ये तो है ही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन सी है। सबसे पहले तो वाराणसी याद रखिएगा, वाराणसी इज इन यूपी, राइट। उसका जो वहां पे संगीत संकुल म्यूजिक स्कूल है, गुरु शिष्य म्यूजिकल ट्रेडिशन है, वो काफी अलाइव है वहां का। ऐसे ही श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की वन ऑफ द कैपिटल है, वो भी इसी के लिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर लोकल आर्टिस्ट लोग इतना हैंडलूम प्रोडक्शन करना, हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ऐसे ही इसमें जयपुर एडेड है क्योंकि जयपुर जो है राजस्थान का क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, ज्वेलरी मेकिंग, पेंटिंग, कार्विंग, राइट, इन सब चीजों में काफी ज्यादा एक्सेल करता है। तो आपको इस चीज के लिए भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ चेन्नई भी इसी के अंदर एडेड है। चेन्नई लोकेशन तमिलनाडु, 6000 साल पुराना उसका ट्रेडिशनल म्यूजिक आज भी अलाइव है, इसके लिए उसको जाना जाता है। तो ये हो गई 4 सिटीज। 5th and 6th यू हैव टू रिमेम्बर इज जो अभी मैंने बताई है, कोझिकोडे एंड ग्वालियर। So these are the 6 cities which you have to remember for Creative Cities Network. याद हो जाएंगे भाई। वाराणसी, वाराणसी इसमें जो एडेड है बिकॉज वाराणसी में मैंने आपको बताया उसके पीछे का रीजन संगीत संकुल म्यूजिक स्कूल की वजह से, राइट। और अगर आप में से इन केस, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, बट इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 6 में से सबसे पहली बार किसको ऐड किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा कि अमंग्स दीज 6 क्रिएटिव सिटीज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, योर आंसर विल बी जयपुर। जयपुर में जो है वो फर्स्ट सिटी थी यहाँ पर जिसको यहाँ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में ज्वाइन करा गया है, राइट। तो ये सब सवाल वैसे तो देखो यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट अगर आप यूपीपीसीएस आरएएस इन सब की तैयारी कर रहे हो तो इससे बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। जयपुर की मैं बात करूं अगर, तो जयपुर का पहले नाम जो है वो स्पेलिंग जयपुर हुआ करती थी, JEYPORE, जिसे बहुत ही फेमस पिंक सिटी बोला जाता है, राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी में काउंट की जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, राइट। एरिया वाइज में बात नहीं कर रही, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। तो उस रिस्पेक्ट में जयपुर इज द फर्स्ट सिटी टू बी एडेड इन दी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। साथ ही साथ इंडिया का पेरिस बोला जाता है जयपुर को, और सीवी रमन ने जयपुर को ग्लोरी ऑफ इंडिया के नाम से डिनोट भी किया हुआ है। You can see here the name of those cities written here. ये रहे सारे जो पहले से ऐड हुए अभी तक। देखो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं किस किस के लिए ऐड किए गए हैं, ये इनकी लिस्ट बना लो जहां पर भी अपने नोट्स बना रहे, राइट। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी ने अभी हाल फिलहाल में स्टेट पुलिस चीफ के लिए जो प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का, उसको काफी ज्यादा टाइट कर दिया है। तो उसी के लिए पहले क्या हुआ करता था कि एक पहले केस भी आया था प्रकाश सिंह केस 2006 का, जिसमें ये बोला था कि भाई जो स्टेट पुलिस होगी उसकी पूरी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, पॉलिसी की गाइडलाइंस तैयार होंगी, डीजीपी जो अपॉइंट किए जाएंगे
तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, वो यहाँ पर उनका पूरा जो प्रोसेस रहेगा और पूरा फिक्स रहेगा, टेन्योर सिलेक्शन वगैरह। और आईजी जो रहेंगे पुलिस का, उनका टेन्योर भी फिक्स रहेगा। कुछ इस तरीके की बातें उसके अंदर फाइनलाइज की गई थी। पुलिस के बोर्ड्स को भी एस्टैब्लिश किया गया था। पुलिस के लिए कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाई गई थी, जिसके तहत पूरा प्रोसेस जो है वो एक तरीके से रखा गया। ये किसमें किया गया था? ये पुराना वाला जो प्रोसेस चल रहा था, ओल्ड क्राइटेरिया था प्रकाश सिंह केस में। लेकिन अभी अभी डीजीपी जो अपॉइंट किए जाएंगे पुलिस के लिए, वो यहाँ पे ये बोला गया है कि डीजीपी पोस्ट के लिए सिर्फ उसी पर्सन को, उसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जिसकी अभी सर्विस में सिर्फ 6 मंथ्स लेफ्ट है। असेसमेंट पूरी की जाएगी, एक्सपीरियंस रखा जाएगा, कितने इयर्स का, 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तभी वो पर्सन यहाँ पे क्या किया जाएगा, डीजीपी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, वो जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ही सिर्फ यहाँ पे 3 रखे रह जाएंगे। और ऑफिसर सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा जब तक वो इसके लिए इच्छुक है। अगर दे आर नॉट विलिंग, लाइक दे आर नॉट इच्छुक फॉर दिस थिंग, दे विल नॉट बी फोर्स्ड टू डू दैट। साथ ही साथ ये जो नया आया है उसमें यही था कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, ट्रांसपेरेंसी काफी कमी हो रही थी, इसलिए नया रूल्स लाने की प्रॉपर जरूरी थी, शॉर्ट टेन्योर की जरूरत थी, प्रोसेस को पूरा फाइनलाइज करने की जरूरत थी। ठीक है, अगला आर्टिकल, ये तो आर्टिकल जो अभी प्रोसेस था ये वाला तो आप स्किप भी कर दोगे, चल जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता हमारे एग्जाम के लिए। लेकिन जो अभी हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें कह रहा है कि यूएस और इसराइल के रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़े, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो भी इसराइल पे अटैक हो रहे हैं, हमास एंड इसराइल का अटैक, उसमें अमेरिका ने काफी ज्यादा इसराइल के साथ अपना जो है वो रखा है, रखा है अपना थोड़ा सा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर वही रखा है। इंडिया ने भी सॉफ्ट कॉर्नर इसराइल की तरफ ही रखा है, क्योंकि हमारे रिलेशन इसराइल के साथ हमेशा से ही अच्छे रहे। इवन जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने ये बोला है कि जितने भी अटैकर्स हैं, दे आर अनअडल्ट्रेटेड इविल एंड ऑल्सो वी आर सपोर्टिंग इसराइल। इंडिया का भी कुछ इसी तरीके का रहा है। वैसे ये नहीं कहूंगी कि इंडिया ने हमास के अगेंस्ट कर दिया है, बट हमने इसराइल के साथ सपोर्ट रखा है। यूएस ने इवन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो है इसी के लिए वोट करते हुए बात बोली, क्योंकि यूएस और इसराइल के रिलेशन हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। और पहले भी जो पहले की अगर मैं स्टेटमेंट्स बताऊं आपको, तो ऐसा बोला था कि वहां के जो राष्ट्रपति थे वुल्ड्रो विल्सन, हमारी सरकार और लोगों की पूर्ण सहमति से मित्र राष्ट्र इस बात पर सहमत है कि फलस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रमंडल की नींव जो है वो रखी जानी चाहिए। और साथ ही साथ इसराइल एक सेपरेट कंट्री है, ये रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री ही अपने आप में यूएस थी। जैसे मैं बात करूं इंडिया को, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमें रिकॉग्नाइज करने वाली फर्स्ट कंट्री कौन थी? दैट इज भूटान, राइट? तो ऐसे ही इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो रिलेशंस जो है वो बहुत पुराने रहे हैं, चाहे वहां के केनेडी थे, उनके साथ में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन करना ये भी रहे हैं। स्टार्टिंग में नहीं रहे अच्छे, बट धीरे धीरे करते करते जो रिलेशंस है वो और ज्यादा इंप्रूव होते गए, स्टेटस जो है वो शिफ्ट होता गया। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो इसराइल अमेरिका का एक बहुत ही असाधारण सहयोगी कहा जाता है। इसराइल लार्जेस्ट रेसिपिएंट भी है अमेरिका का, काफी ज्यादा एड भी उनको मिलती है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। ठीक है, और ट्रेडिंग पार्टनर भी काफी रहा है। तो अब दोनों का डिफेंस की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है। कभी कभी इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, डिफिकल्ट पोजीशंस आई हैं, बट वही है कि इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिली है। वीटो पावर का जैसे यूएस से हमेशा यूज करता है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग जानते भी हैं इस बात को, तो रही है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट आई है। और कई बार ईरान की न्यूक्लियर डील पे दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई थी, जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू थे, तो वो प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो अभी जो है क्या रीजन है कि ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो है ना वहां की, वहां का पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिक्स, इसराइल का डिफेंस सिस्टम, वो यूएस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए यूएसए हमेशा झुका रहता है इसराइल की तरफ। और इससे इंडिया में भी ये रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी इसराइल की तरफ ज्यादा एक तरीके से ना झुक जाती है। और इंडिया भी हमेशा यही कोशिश करता है कि पॉजिटिव नोट पे ही एक एंड करें हम इसराइल के साथ अपनी डील्स को, राइट? तो आज का लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, एआई और कॉपीराइट लॉ के ऊपर। एआई अभी हाल फिलहाल में
भारतीय के जो कॉपीराइट कार्यालय है उन्होंने सूर्यास्त नामक की एक कला को एक पंजीकृत किया है, जिसमें राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप नामक से सिस्टम को सूचीबद्ध जो है अभी हाल फिलहाल में किया गया है। और ये जो पूरा एक राघव इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप आई है, काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, फिर भी इसको काफी इजीली रजिस्टर्ड जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो देखिए भाई, इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन एआई टूल एक डेवलप हुआ है जिसका नाम है राघव। तो अब उसको ये जो है वो पेंटिंग की एक ऐप है, उसको प्रॉपरली यहाँ पर एआई से आर्ट बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको जो बनाया है वो राघव और अंकित साहनी ने बनाया है, तो वहां से ये काफी ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो एआई की रेगुलेशंस के ऊपर ध्यान रखते हुए यूएस ने इसके ऊपर बोला है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को फोकस करना चाहिए। एआई तो आप सभी लोग जानते हैं, एआई का यूज जो है काफी लोग गलत तरीके से भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा न्यूज में है वो चीज की काफी लोग गलत तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो एआई का जो पूरा सिस्टम है कॉपीराइटेबल नहीं है। और इंडिया का सिनारियो ये है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया छोड़ते हुए ऑथरशिप, ओनरशिप, इन सब पे ध्यान रखते हुए कॉपीराइट प्रोटेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पॉलिसी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रिवाइज भी करेगी सारे प्रोस्पेक्ट्स को, कॉपीराइट के एक्ट्स भी यहाँ पे डेवलप करेगी। राइट, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हमारी जो पॉलिसी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा अलाइंस जो है वो यहाँ पे किया जाए। अब यहाँ पर जब भी आप कोई भी ऐप जनरेट करते हो, एआई जनरेटेड कंटेंट होता है आपके एप्लीकेशन में, तो वो पूरी तरीके से फॉलो अप किया जाएगा, यूएस के अप्रोच के साथ फॉलो किया जाएगा। जो भी काम है ये सूर्यास्त ऐप के अंडर रजिस्टर करवाया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन सेंट्रिक कॉपीराइट पॉलिसी अपनाई है, ताकि हम लोग भी प्रॉपरली जितनी भी पॉलिसीज को यहाँ पर अपना रहे हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक नेचर में होनी चाहिए। राइट, तो यही है, इसमें ज्यादा कुछ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो मैंने समझाया उसी को दिमाग में रखिएगा। अब आ रहा है भाई, सरकार ने जो इंडियन रेलवे में बल्क कार्गो के लिए स्टेप्स लिए हैं उसके ऊपर है। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर यहाँ पर डेवलप किया है, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार देखेंगे, स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी थी कि नॉर्थ से साउथ लेकर के एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि दिल्ली से चेन्नई तक कनेक्ट करेगा। इसमें सारे पीएफटी, जीसीटी सब कुछ यहाँ पे कन्वर्ट किए जाएंगे। और ये बोला गया है कि 2030 तक हम लोग रेलवेज का जो फ्रीट का शेयर है वो 45% तक इंक्रीज कर देंगे। फ्रीट कॉरिडोर मतलब डेडिकेटेड तरीके से जो एक कॉरिडोर्स होते हैं जो उस पूरे एरिया में डेवलप किए जाते हैं, ये उसी के ऊपर बात कह रहा है। राइट, तो इस तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स काफी सारे बनाए जाते हैं। इंडियन रेलवेज भी यहाँ पर जो है 4 मेन सिटीज को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली, हावड़ा मतलब कलकत्ता हो गया वो, यहाँ पे चेन्नई और मुंबई। इन चारों को कनेक्ट करने के लिए इसे क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। फ्रीट कॉरिडोर यही होता है जिसमें रेलवे की लाइंस बनाई जाएंगी, जिसमें सर्विसेज को और बेटर बना दिया जाएगा। जो भी आना जाना, सामान आने जाने की सर्विसेज की जाती है वो और ज्यादा यहाँ पर बेटर करवा दी जाएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एथिक्स कमेटी पे, इसको मैंने और डिटेल में पहले जो है अपने 30 अक्टूबर के लेक्चर में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो आप सभी लोग एथिक्स कमेटी के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए, मैं इसको समझा देती हूँ। एथिक्स कमेटी जो है वो यहाँ पर अगर कभी भी किसी एमपी ने कुछ एथिकली नैतिक मूल्य के को यहाँ पर उल्लंघन किया तो उसके लिए बनाई गई है। और ये राज्यसभा में जो है मार्च 1997 में बनाई गई थी, मिसकंडक्ट के लिए बनाई जाती है। ठीक है, सिर्फ एमपीज के मिसकंडक्ट के लिए इसको एस्टैब्लिश कराया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो वही आज का क्वेश्चन भी है। एथिक्स कमेटी का अगर आपने लेक्चर पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो 30 नवंबर के लेक्चर पे जाके पूरा का पूरा एथिक्स कमेटी को स्टडी कर लो। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि ये GS2 GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एथिक्स में। तो सवाल यही है कि अगर जो हमारे एथिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से रहेगी एथिक्स में, और एथिक्स का आपको क्या लगता है कि अगर हम पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी को कैसे बेटर बना सकते हैं और वो हमें किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करके देती है। आप इसमें रीसेंट एग्जांपल भी दे सकते हो, जो मैंने बीजेपी के एमपी ने यहाँ पर
आरोप लगाए थे दूसरे तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर। तो वो जो आरोपों का सिलसिला था एथिक्स में, आप उसका एग्जाम्पल देते हुए इस पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। नहीं देखा है तो जाके उस पूरे को देखो और अपना इस लेक्चर को कंप्लीट करो। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। ये था आपका पूरा आर्टिकल, इस पूरे को आप लोग जरूर पढ़िएगा, लर्न करिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। सो एथिक्स कमेटी प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।